हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और आज की क्लास हमारी होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। हाउ टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट्स, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ओके बच्चों, तो ये जो टॉपिक है आज का, दिस इज़ ऑफ द एक्सरसाइज 4.6 योर फोर्थ चैप्टर। एंड इस टॉपिक का एक क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं इन योर फाइनल CBSE और एनी अदर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक ऑलरेडी हमने किया हुआ है, सिर्फ हमें आज क्वेश्चंस करने हैं। टॉपिक के लिए आप मेरी पहली जो प्ले लिस्ट है डिटर्मिनेंट्स की, उसमें जाके देख सकते हैं, टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आज टॉपिक के बारे में एक शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगी एंड देन सीधा हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चंस पे हमारा मेन फोकस रहेगा, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं इस समय डिटर्मिनेंट्स की। ओके बच्चों, तो चलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देख लेते हैं। एक माइंड मैप देख लेते हैं इसका फटाफट। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होंगी हमारे पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मींस 3 इक्वेशंस जनरली हम बात करते हैं। यदि 2 इक्वेशंस की बात करेंगे तो वो थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं डायरेक्टली 3 इक्वेशंस पे आता हूँ। तो मेरे पास 3 इक्वेशंस दी हुई है बेटा, A1 B1 C1, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है 3 इक्वेशंस वाला। A2 B2 C2, ये हो गया D1, ये हो गया D2, और A3 B3 C3। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम इसको? Ax इक्वल्स टू बी। ए कौन होती है यहाँ पे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट्स कौन से नंबर से हमारे पास? कोफिशिएंट्स आर ये x के कोफिशिएंट पहली कॉलम, y के कोफिशिएंट दूसरी कॉलम, z के कोफिशिएंट तीसरी कॉलम। तो इन 3 कॉलम्स को लेके कौन सी मैट्रिक्स बनेगी हमारी? A मैट्रिक्स बनेगी। x मैट्रिक्स क्या होगी? एक कॉलम में x y z आ जाएंगे। ये जो x y z हैं ये क्या बनाएंगे? सॉरी, ये x, ये इधर y और ये इधर z। तो हमारी जो x मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी आपके पास x y z, कुछ इस तरह से दिखने वाली x मैट्रिक्स। और जो b मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है आपके पास? b इज़ द मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स, दिस विल बी द b मैट्रिक्स, जो आपके कांस्टेंट नंबर्स होंगे उधर। नाउ Ax इक्वल्स टू बी जो सिस्टम बनाया है इन इक्वेशंस को लेके, इसको हमें सॉल्व करना है। मींस हमें x y z की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और यू कैन से x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब मुझे x मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए तो इस A को हटाना पड़ेगा, इधर भेजना है, और इधर भेजने के लिए मैट्रिक्स में अपॉन में तो जाता नहीं है मैट्रिक्स, तो क्या करते हैं हम वहाँ पर इन्वर्स की हेल्प लेते हैं। बट किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वो नॉन सिंगुलर हो। ठीक है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप यदि सिंगुलर नॉन सिंगुलर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाके पहले उन चीज़ों को कंप्लीट करें। बट इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो। ठीक है, इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल भी बोलते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो आता है तो ये इन्वर्टिबल होगी। मींस अब मेरे पास कुछ माइंड मैप इस तरह से बनने वाला है कि इसमें 2 केस बन जाएंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट, और ए इन्वर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो हम ए इन्वर्स की हेल्प से उधर भेज सकते हैं उसको। तो x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा? a इन्वर्स b। इससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। एंड यूनिक सॉल्यूशन के केस में हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। क्या बनेगा? सिस्टम कंसिस्टेंट बनेगा। ठीक है, अब यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो a इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, a इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ए इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं बच्चों। अब हमारे पास क्या होगा
यहाँ पे निकाला जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। क्या निकाला जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर्स निकाल के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, दैट इज एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। अब इसके भी दो केस बनेंगे यहाँ पे कि ये जो मैट्रिक्स आएगी दिस इंटू दिस करके, या तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स होगी या फिर वो नॉन ज़ीरो होगी, ज़ीरो और नॉन ज़ीरो। यदि वो नॉन ज़ीरो होती है तो नो सॉल्यूशन, और इसका मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कैसा बनेगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और ज़ीरो आती है तो क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड सिस्टम इज अगेन कंसिस्टेंट, सिस्टम इज अगेन कंसिस्टेंट। तो यदि हमें कंसिस्टेंसी का पता लगाना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो तो डायरेक्टली कहेगा कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है, बट इक्वल्स टू ज़ीरो डायरेक्टली नहीं कहेगा। इक्वल्स टू ज़ीरो के केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा? फिर से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल के देखना पड़ेगा। यदि वो नॉन ज़ीरो आ जाता है तो आप इनकंसिस्टेंट कहेंगे, यदि वो ज़ीरो आ जाता है तो आप क्या कहेंगे? फिर से सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा माइंड मैप इसको करने का। अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो 4.6 में बेटा, क्योंकि जो पहली जो प्रॉब्लम्स हैं अप टू 1 to 6 उसमें सिर्फ यही बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आई थिंक कि ये बहुत ही आसान है चेक करना कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो ए मैट्रिक्स बनेगी, देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों ही देखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? उसका डिटर्मिनेंट। तो 4.6 की प्रॉब्लम नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो ए जो मैट्रिक्स है उसका सीधा मैं डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी बच्चों? इसमें एनसीईआरटी आई होप्स की सभी ने परचेज कर ली होगी, नहीं की है तो डाउनलोड कर ली होगी पीडीएफ वगैरह उसकी नेट से। और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं, तो 1 1 1, दिस इज़ 2 3 2 2 3 2 एंड देन a 2a a 2a। ठीक है, ये बनेगी एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट 1 1 देन 2 3 2 a 2a। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। 1 इंटू में ये हो गया 6a माइनस का ये 2a, बीच वाले एक साथ माइनस साइन, ये और ये चले गए तो 4a माइनस का ये 2a, 4a माइनस का ये 2a, देन +1 इंटू में ये रो चली गई, ये कॉलम चले गई, तो इस बार आ जाएगा 2a माइनस का 3a। ये आया? ओके, तो ये बचा 4a माइनस का, ये हो गया 2a माइनस का a, तो बचा हमारे पास a। अब क्या कहेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, और उसमें दो केस बन गए। देखो बेटा, अब इसमें दो केस बन गए हैं कि यदि स्मॉल a की वैल्यू नॉन ज़ीरो है। अच्छा, नॉन ज़ीरो ही होगी, बताओ क्यों? ये नॉन ज़ीरो ही होगा, ये होगा ही नॉन ज़ीरो। क्यों होगा? उसका रीज़न देखो बेटा, क्योंकि यदि मैं इक्वेशन थर्ड को देखता हूँ, इक्वेशन जो थर्ड है हमारे पास दी हुई है वो थी ax प्लस ay प्लस में 2az इक्वल्स टू 4। इफ़ a बिकम्स ज़ीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? ज़ीरो, जबकि राइट हैंड साइड क्या है? 4। तो हमारा इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी। सो देयरफॉर फॉर a इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वेशन इज़ नॉट पॉसिबल, इक्वेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए a को क्या होना पड़ेगा? a को क्या होना पड़ेगा? नॉन ज़ीरो। और a नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a भी क्या आया आपके पास? नॉन ज़ीरो। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन ज़ीरो है तो व्हाट विल यू से अबाउट द कंसिस्टेंसी? क्या कहोगे कंसिस्टेंसी के बारे में? बोलो कि सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। बात समझ में आई है बच्चों? क्लियर है? वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं अब,
using a system of equations, this matrix method, solve system of linear equations using matrix method. ये जो मेथड हम करने वाले हैं बेटा, जो हम डिटर्मिनेंट्स में यूज़ करते हैं, इसको हम मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, बट यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट्स का. मैट्रिक्स मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने मैट्रिक्स बनाई थी ना, ए बी और एक्स से, और यूज़ क्या किया हमने उसको सॉल्व करने के लिए, डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, क्योंकि हम उसमें माइनर्स, कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, सारा कुछ यूज़ कर रहे हैं. तो मैट्रिक्स मेथड यूजिंग डिटर्मिनेंट्स होता है. ठीक है, तो 4.6 का अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, 2x प्लस में सीधा मैं लिख रहा हूँ, देखो, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म. सबसे पहले ये लाइन ज़रूर लिखो बेटा पेपर में कि आप जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं भाई. दिस मैट्रिक्स बनाएंगे आप पहले, इनटू में दिस मैट्रिक्स और इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स. ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है. क्वेश्चन नंबर 11 की देख लेते हैं क्या बनती है. 2 1 1 2 1 1 1 minus 2 minus 1 and this is 0 3 minus 5. जब x का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है या किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब समझ जाना कि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है. जैसे कि यहाँ पे सीधा दिया हुआ है थर्ड इक्वेशन में 3y माइनस का 5z, तो 3y माइनस का 5z, x का कोफिशिएंट नहीं दिया मतलब 0 हो गया, x नहीं दिया हुआ. अब हम चलते हैं 1 3/2 9, 1 3/2 एंड दिस इज 9. और यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स हैं आपके पास, x y and z. ओके, इस मैट्रिक्स को इन जनरल क्या नाम दे दो, a, इसको नाम दे दिया x और इसको नाम दे दिया आपने b. तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये पता लगाना होगा कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इन्फिनाइट. ठीक है, तो वो हम डिसाइड करेंगे किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से. तो चलो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं. 2 इंटू में ये कितना हुआ, 10 माइनस माइनस प्लस 3, बीच में -1, ये रो ये कॉलम गई, -5, ये -0, प्लस का ये 1, ये रो ये कॉलम गई, 3 माइनस का ये 0. ये हो गया तुम्हारा 13, 26 प्लस का ये 5 प्लस का ये 3, तो ये हो गया 34 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन. सो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक solution given by the formula, कौन सा फॉर्मूला बताया था, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी. और ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ये भी. अब क्या निकालना बचा मेरा, एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं आप लोग, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे उसके लिए मुझे. तो C11 C12 C13, देखो C11 तो यही हो गया 13, C12 ये हो गया विद द अपोजिट साइन, क्योंकि वो जो माइनस साइन होता है कोफैक्टर का यहाँ पे लगाया जाता है, तो ये हो जाएगा 5, C13 3, आजा C21 C22 और C23, 2 1 निकालो, माइनस पहले लगा दो इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि वो 1 2 + 1 3. ठीक है, 2 1 सॉरी C21 ये रो ये कॉलम गई, -5 और ये माइनस का 3 माइनस का 8, तो 8 हो जाएगा फाइनली. 2 2 ये रो ये कॉलम गई, माइनस का 10 और ये 0, 2 3 बेटा ये रो ये कॉलम गई, 6 माइनस का ये 0,
माइनस की टेंशन ही ख़त्म, पहले ही माइनस चिपका दिया करो, ठीक है। अब C31 32 और ये 33, तो 32 के साथ माइनस चिपका दो पहले ही। अच्छा 31 पे देखो बेटा, ये रो ये कॉलम गई, माइनस का है 1 और ये -1 +2, तो 2 प्लस का है और 1 माइनस का है। 32 पे ये रो ये कॉलम गई, माइनस का 2 और माइनस का 1 -3, तो ये माइनस +3 हो जाएगा। 33 पे ये रो ये कॉलम गई, -4 और माइनस का 1 माइनस का 5। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज उतार के इसमें डाल दो, क्योंकि ये मैंने ट्रांसपोज वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। 1 1 1 2 ऐसे आता है, 1 1 1 2 1 3 ऐसे चलता है, बट जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब वो ट्रांसपोज होके आ गया। तो सीधा इसको ऐसे उतार दो इसी पैटर्न में, -1 +8 -10 -6 बेटा, ये था 1 3 1 3 और -5। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे? बी से मल्टीप्लाई करना है एक्स निकालने के लिए, है ना। सो देयर फोर एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 34। ये आप मैट्रिक्स उठाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय बी करेंगे, तो ये हो गया 13 5 3 8 माइनस का 10 माइनस का 6 1 3 और ये माइनस का 5। ओके 1 3/2 एंड 9। चलो बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा बोलो? 1/34 था आउटसाइड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 13, ये हो जाएगा 8 से 24 बटा 2 12 12 13 और 12 13 और 12 25 34 आ गया। दिस इज 5 माइनस का ये हो गया 15 -15 -10 और प्लस का 27, ये हो गया 3 माइनस का 18/2 यानी कि 9 माइनस का 6 और -45 माइनस का 51। 34 डिवाइड कर दो भाई, 1/2 और माइनस का 3/2, और ये किसके इक्वल है? x के इक्वल। और x कौन है मेरा? x कौन है मेरा? XYZ। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू -3/2। यही तुम्हारे हो जाएंगे आंसर। और ये क्वेश्चन बेटा आपका सीधा 6 मार्क का आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड और भी अदर बोर्ड्स में काफ़ी ये पूछा जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके लिए तो श्योर है जो बच्चे CBSE और हरियाणा बोर्ड में हैं, ठीक है जी। समझ में आया है बच्चों? ये समझ में आया है? कहीं भी कोई डाउट लग रहा है तो मुझे बताएं, ठीक है। सिमिलरली अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, और सभी क्वेश्चन 7 से लेके 14 आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अब हम आते हैं सेम टाइप के ही क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। बट अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या थोड़ा सा स्पेशल करके लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में तो क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट कि एक मैट्रिक्स दी हुई है पहले से, ए जो मैट्रिक्स है वो दी हुई है, फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तुम्हें निकालना आता है कैसे? ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करोगे आप, जो भी आएगा, ठीक है। देन ये शो कर दोगे कि ये नॉन ज़ीरो आ रहा है, चेक कर लेना नॉन ज़ीरो आ रहा होगा, ठीक है। देन स्टेप 2 पे आओगे सीधा कि ए इनवर्स के क्या फॉर्मूला होता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? मैंने अभी भी बताया तुम्हें, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा और फाइनली वी रीच एट ए इनवर्स। जो भी बाहर नंबर होगा मे बी आप अंदर एडजस्ट कर दो या उसको बाहर भी रहने दे सकते हो, मैट्रिक्स की फॉर्म तो आ ही जाएगी, ठीक है। और मैं आपको एडवाइस करूँगा यदि ऐसा नंबर आता है जैसे अभी आया था 34, तो आप उसको अंदर मत भेजा करो बेटा, पहले मल्टीप्लाई उसके बाद फिर अंदर भेजो। आर यू गेटिंग? पहले इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करी, इसकी इससे, मैट्रिक्स जो आया सीधा 34 से डिवाइड करता चला गया।
बच्चे जनरली क्या करते हैं, इस 34 को अंदर भेज देते हैं पहले और फिर मल्टीप्लाई करते हैं और वहाँ पे हो जाते हैं वो बेचारे कन्फ्यूज, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन पार्ट उसका जो है बर्बाद कर देता है बच्चे को, है ना। 1 नंबर यहाँ पे चला जाता है उसका। तो बेटर है बेटा उस नंबर को आप बाहर ही रहने दो, बाद में भेज दो अंदर, ठीक है। तो नाउ ए इनवर्स आ गया फाइनली। अब तो क्वेश्चन बोला हुआ है कि इफ़ ए इज दिस फाइंड ए इनवर्स, हो गया यहाँ तक। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहले वाले क्वेश्चन में भी तो यही कर रहे थे हम। इसने बस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को थोड़ा इस तरह से लिख दिया है कि यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब जो इक्वेशंस का है सिस्टम, उसको जब हम रीराइट करेंगे किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ए वाली जो मैट्रिक्स बनेगी 2 - 3 5 3 2 - 4 और 1 1 - 2, वही सेम तो बन रही है मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स वही बन रही है जो हमें मैट्रिक्स ए दी हुई थी। साथ में एक्स लिखोगे इक्वल्स टू बी, क्योंकि ए मुझे पहले से सेम दिख रहा है और ए इनवर्स मैं निकाल भी चुका हूँ, तो मुझे अब ए इनवर्स वो लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन, वो दिख गया, वो सारा कुछ दिख गया मुझे, ठीक है। सीधा हम कहाँ पे आ जाएंगे, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, सॉल्यूशन गिवन बाय, ये फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला क्या, ए इनवर्स की तो वैल्यू डाल देंगे, फिर तो सीधा ही ए इनवर्स की वैल्यू डाल देंगे इस तरह से, और बी मैट्रिक्स भी लिख देंगे जो हमें दी हुई है, बस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें बस इक्वेशंस हमें फ्रेम करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इक्वेशंस को फ्रेम करना है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 और देखते हैं, पहले समय देखते हैं कि कितना बचा हुआ है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 16 की इक्वेशंस मैं आपको बता देता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 भी ख़त्म कर लेते हैं आज बच्चों, नेक्स्ट क्लास के लिए नहीं छोड़ रहे हम। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ अनियन, 3 kg ऑफ वीट एंड 2 kg ऑफ राइस इज़ ₹60। तो हम मान लेते हैं पर के जी हिसाब कि अनियन पर के जी एक्स रुपीज़ है, एक्स रुपीज़ पर के जी। इसी तरह से वाई और ये जेड, कौन कौन है ये, वीट और राइस, ठीक है। अब सीधा सीधा इक्वेशन बन रही है, देखो 4 kg अनियन 4x, 3 kg तो 3y, और ये हो गया हमारे पास कितना 2 kg राइस तो 2z इज इक्वल्स टू ₹60 है। दूसरे में देखो द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन तो 2x, 4 kg तो 4y, 6 kg तो 6z इज इक्वल्स टू कितना है, बोलो बेटा, यस बोलो, हाँ 90 है, ओके 90। एंड द थर्ड इक्वेशन विल बी 6x प्लस 2 kg वीट है तो 2y, 3 kg है हमारे पास राइस तो ₹70। कुछ भी तो नहीं है नया, सही है। इक्वेशंस बन गई, देन उसके बाद ax इक्वल्स टू b बनाओगे, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, नॉन ज़ीरो शो होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल्स टू ए इनवर्स b आ जाएगा, देन इक्वेशंस के सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, और आप यदि चाहते हैं कि ये जो बेनिफिट जो आपको मिल रहा है, आपके भाई बहन जो कि आपके साथ में नहीं रह पाते हैं, नहीं रहते हैं, जैसे कि चाचा ताऊ वगैरह के जो गांव में रहते हैं, ठीक है, या कज़न ब्रदर्स, मामा मामी वगैरह के जो बच्चे हैं, जो कि आपके साथ वाले बच्चे हैं, जो कि आपकी क्लास में पढ़ते हैं या जो 11th में पढ़ रहे हैं, तो उन सभी बच्चों को मेरे इस चैनल को बताइए, सो दैट उन बच्चों को भी आपकी तरह बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो बच्चों डू ऑन सब्सक्राइब द चैनल एंड get maximum benefit of it. Thank you बच्चों, thank you my dear, my lovely students, bye bye.